चलिए हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए राजनीति विज्ञान के पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस का एक रिवीजन करते हैं। लगभग डेली हम लोग 25 से 30 क्वेश्चंस किया करेंगे। तो आज इस श्रृंखला में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व से संबंधित जो भी प्रश्न हैं हम उनको करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। किसमें नागरिकता की अवधारणा में क्या मतलब है कि कौन जो है गुलामों को नागरिक नहीं मानता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और ऑस्टिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनको जनक भी कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी, इसमें जो है नागरिकों के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने ये बताने से पहले कि नागरिक कौन है, ये बताया कि नागरिक कौन नहीं हो सकता है, जिसमें उन्होंने स्त्री, बच्चे, ठीक है, वृद्ध और दास और श्रमिकों को नागरिक श्रेणी से बाहर रखा। उन्होंने कहा कि ये सब नागरिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो राज्य है, राष्ट्र है, समाज है, न्यायतंत्र है। तो किसी सभी सामाजिक संस्थाओं में शक्तिशाली किसी भी शासन तंत्र को चलाने के लिए या जनता के लिए सबसे आवश्यक होता है एक राज्य का होना। जब राज्य होगा तो वो राज्य राष्ट्र भी बन सकता है, वहाँ पर न्यायतंत्र भी होगा और वहाँ एक समाज भी विकसित होगा। राज्य के बिना इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह किसने कहा है? तो ये प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, ये कथन आते हैं, इसको तो याद करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस कर सकें आप उतना प्रैक्टिस करें। तो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन ये करता है जो है पॉल जेनेट। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित को ग्रीक यानी यूनान नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। किसे? मजिस्ट्रेट को, गुलामों को, राजनीतिक विचारों को या स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है नगर राज्य का नागरिक हो ना हो ज़रूरी नहीं है, गुलाम बिल्कुल नहीं। ठीक है, राजनीतिक विचार को कहीं नाम नहीं है। तो इसमें स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ठीक है, अर्थात जो न्याय और विधान बनाने में पार्टिसिपेट करते हों, ठीक है, वो जो है नागरिक होंगे। तो यानी वो स्वतंत्र व्यक्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा हो गया है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा है, यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा या राज्य? तो ये सिंपल सा आंसर है, यूनानी नगर राज्यों का आधुनिक नाम क्या है? राज्य। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य शब्द के लिए नगर राज्य, ठीक है, सिटी स्टेट का प्रयोग किया था। यूनानी भाषा में इसको पोलिस कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ठीक है, पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया इसका? तो मैकियावेली में। कब? 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, जो कि 1513 में पब्लिश हुई थी, जिसका अनुवाद द स्टेट है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा है शहर राज्य या नगर राज। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बिल्कुल सरल सा होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब समानता इनसे संबंधित किससे? प्राचीन इजिप्ट से, प्राचीन ग्रीस से, प्राचीन चीन से, या तीनों में से कोई नहीं? तो प्राचीन ग्रीस से, यानी कि यूनान। ठीक है, या ग्रीस मतलब ग्रीक। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? पोलिस का मतलब क्या है? तो पोलिस का मतलब इंग्लिश में क्या है? देश, राज्य, शहर, राज्य या गांव। तो अभी ऊपर हमने देखा शहर, राज्य या नगर राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? फिर वही नगर राज्य हो जाएगा। ठीक है, ए पुलिस है, नागरिक प्रशासन, लोकमत, ये सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इस मतलब पुलिस से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सरल, बट वहाँ पे आने पे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये नोट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 8वां देख लिया था हम लोगों ने। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक क्या है? फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लैटिन शब्द है, जर्मनी शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनानी शब्द है। ये भी उसी वाले में आ जाएगा जो ऊपर व्याख्या दी हुई है। ठीक है, तो ये एक यूनानी शब्द है। देख लेते हैं अंग्रेजी का पॉलिटिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। ठीक है, यूनानी नगर राज्यों का सूचक था। पॉलिस जो है बना हुआ किससे? यूनानी नगर राज्य सूचक, तो ये ग्रीक भाषा से है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 हो गया। 10वां क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, इसको एक दो बार पढ़ने की आवश्यकता है। ये पीजीटी में पूछा हुआ है कि कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को प्रभावित करता है? ठीक है, तो क्या राज्य, सरकार, विधियाँ, प्रथाएं और संस्कृति होगा केवल, या संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग होगा? ठीक है, और इसके बाद है राज्य, सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज, राजनीतिक दल, या राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। क्या क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। कैसे? देखिए, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या क्या है? तो इसमें राज्य शामिल होता है, इसमें मूल्य शामिल है, सरकार शामिल है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया शामिल है, राजनीतिक दल शामिल हैं, शक्ति शामिल है, संघर्ष और सहमति का अध्ययन है क्या? राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल की प्रक्रिया। ये हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। इसके लिए आपको जो है राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र पढ़ना होगा कि इसके राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। ये आप लोग बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र है? ठीक है, राजनीति विज्ञान के दो उपागम हो जाते हैं। ठीक है, एक क्या? एक तो हो गया आधुनिक उपागम, एक परंपरागत। पहले परंपरागत आएगा और एक आधुनिक उपागम। ठीक है, तो आधुनिक उपागम का अध्ययन का क्षेत्र है लोक जीवन, राज्य, सरकार, विधि निर्माण। तो यहाँ पर हो जाएगा लोक जीवन, मतलब लोगों के जीवन के बारे, मतलब नागरिक अध्ययन एक तरीके से कह सकते हैं। पहले क्या होता था? परंपरागत में राज्य का अध्ययन किया जाता था, फिर सरकार का अध्ययन किया जाता, विधि निर्माण का अध्ययन किया जाता, लेकिन वहाँ पर नागरिकों के जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता था। और धीरे धीरे जैसे आधुनिक युग का जो है आरंभ होता है, वहाँ पर लोक जीवन यानी लोगों के बारे में भी अध्ययन किया जाना लगा, उन नागरिकों के बारे में अध्ययन किया जाने लगा कि उनको किस तरीके की जीवन शैली चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 हो गया। 12वां, ये आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वही चीज़ मैंने बताया, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अधिक से अधिक, जो भी इम्पोर्टेंट मैं बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा
आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी, थ्योरी की बुक आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट में मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँ। जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के लक्षण है, इसमें से क्या है लक्षण नहीं है। शक्ति का अध्ययन है जो आधुनिक है, मतलब जो मॉडर्न है, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, क्या उसमें शक्ति का अध्ययन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अंतरानुशासनात्मक अध्ययन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मूल्य प्रधान अध्ययन, यानी कि वैल्यूज़ की बात होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर यथार्थ की बात होती है। ठीक है, यथार्थ का अध्ययन किया जाता है। मानव क्रियाओं का अध्ययन तो होता ही, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। तो मूल्य प्रधान अध्ययन जो है, ये परंपरागत पॉलिटिकल साइंस का विषय था। ठीक है, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसका विषय था। वहाँ पर वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और आधुनिक वाले में फैक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन हो गया है। 13वां देखते हैं। 13वां है राजनीति विज्ञान, इसकी एक शाखा है। किसकी? भौतिकी विज्ञान की। राजनीति विज्ञान एक शाखा है किसकी? भौतिक की, प्रकृति विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की। तो प्रकृति विज्ञान की नहीं, भौतिक विज्ञान की नहीं, पूर्ण विज्ञान की नहीं, ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 है, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता या सांस्कृतिक सत्ता। राजनीति विज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो आर्थिक सत्ता नहीं होगी, सांस्कृतिक सत्ता भी नहीं होगी, सामाजिक सत्ता भी एक, इन दोनों में से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। तो सामाजिक सत्ता से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस रखता है तो वो राजनीतिक सत्ता। ठीक है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक शासन प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, कि राज्य कैसे चलाया जाएगा, क्या क्या नियम कानून होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टेट की स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता ज़्यादा सटीक होता है, इसलिए हम लोग ए ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप लोग थ्योरी ठीक से पढ़े होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तब आप बिल्कुल इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में तो, वैसे राजनीति विज्ञान में तो हम इन सारी सब चीज़ों की एक बात कर लेते हैं, बट जो इसमें मेन जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक सत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे लिखे कुछ शब्दों से उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिखा है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। ये एक व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः विज्ञान और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से एक बार कि क्या कथन जो है क्या क्या वेरी करते हैं। फिर ऑप्शन दिया हुआ है राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन, तो ये ठीक होगा। राजनीति विज्ञान राजनीति के लिए ही तो अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। ठीक है, तो इसका एक व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यानी एक होगा। दूसरा क्या है? यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। सही बात है, इसमें सिद्धांत भी हैं और इसमें शोध भी किए जाते हैं, यही बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी नहीं है। पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये प्योर साइंस नहीं है। और पूर्णतः नैतिक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्योर वैल्यूज़ पर भी नहीं आधारित है। ये इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब दर्शनात्मक मतलब वैल्यूज़ जिसमें हो, और वैज्ञानिक यानी फैक्ट्स जिसमें हो, इन दोनों को जो है समन्वय होना चाहिए। अभी यही वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट उसने यहाँ पर एलिब्रेट करके दे दिया है, यानी चौथा भी होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 देख लीजिए किसमें है। 1 2 3 सॉरी 1 2 4 ये सही है ना। 1 2 4 देख लीजिए। 1 2 3 ये नहीं होगा, 2 3 4 ये भी नहीं है, 1 2 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। व्याख्या आप लोग देखना चाहें देख लीजिएगा।
16वां प्रश्न करते हैं। लेकिन पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि राजनीतिक विकास सत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, ये सर्वसत्तावाद को जन्म देता है राजनीतिक विकास, तो ये तो गलत है। ठीक है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, हाँ ये सही है, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी आगे देख लेते हैं कि राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ। डी देख लेते हैं ऑप्शन कि राजनीतिक विकास अस्थायित्व को उत्पन्न करता है, नहीं, अस्थायित्व को उत्पन्न नहीं करता है राजनीतिक विकास, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा कि राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज के लिए 16 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चंस करने का जो है कोशिश करेंगे। अभी आप लोग इन 16 क्वेश्चंस को रिवाइज़ करिए और पॉज कर करके इनका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।